नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 6 ज्योग्राफी के जल स्थल वायु पाठ का अध्ययन करेंगे। मैंने इसके पहले जल स्थल वायु संबंधित पाठ में आपका पेज नंबर 30 तक मैंने समझाया था। आज मैं उसके बाद कंटिन्यू वायुमंडल का स्तर विन्यास से शुरू करता हूं और उसके बाद जो है अंतिम तक खत्म कर दूंगा। आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा ताकि आपको पाठ का अर्थ समझ में आए। मेरे चैनल में अगर प्रथम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं विषय के ऊपर। वायुमंडल का स्तर विन्यास। भूपृष्ठ से ऊपर 16 किलोमीटर तक जिस वायु का स्तर है उसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। पहले मैं वायुमंडल का स्तर विन्यास के बारे में बतला देता हूँ। वायुमंडल का स्तर विन्यास जो है आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर 1, 2, 3, 4 और 5 वायुमंडल का वायु स्तरीय है और इसमें से सबसे नीचे जो भाग है ट्रोपोस्फीयर और सबसे ऊपर जो है आपका एक्सोस्फीयर है। ठीक है, अभी सभी हम स्फीयर के बारे में जानेंगे कि ये स्फीयर में क्या होता है, इसमें क्या संभव हो पाया है, ये जानेंगे। ठीक है, जैसे कि वायुमंडल का स्तर जो है 5 भागों में विभक्त किया गया है। हम जो धरती से ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं वो क्या है, वायुमंडल का ही स्तर है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, अभी ट्रोपोस्फीयर के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, भूपृष्ठ से ऊपर 16 किलोमीटर तक जिस वायु का स्तर है उसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यह स्तर मिट्टी से सबसे नज़दीक है। इस वायु स्तर में धूलकण, जलकण की उपस्थिति के कारण बादल, तूफान, बारिश जैसी मौसमी घटनाएं होती है। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के जलवायु में अंतर देखा जाता है। ऊंचाई जितनी बढ़ती है तापमान भी उतना कम होता जाता है। ये जो ट्रोपोस्फीयर है, इस ट्रोपोस्फीयर के स्तर पर ही क्या है कि हमें बादल को देखने को मिलेगा, बरसात देखने को मिलेगा, बिजली का कड़कना इसी स्तर पर होता है। यानी कि मौसमी घटनाओं के बारे में इस स्तर पर हमें पता चलता है। ये धरती का सबसे निचला स्तर है, यानी कि धरती से ऊपर जाने में सबसे पहला स्तर कौन मिलेगा आपको, ट्रोपोस्फीयर। इस स्तर का 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई है और ये जो इसी स्तर में जलवायु में अंतर देखा जाता है और जितनी ऊंचाई तक बढ़ेंगे तापमान भी उतना कम होता जाता है। इसमें ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा यहाँ जान लें, यहाँ पर क्या है, ये जो बॉक्स बैगनी कलर का जो बना हुआ है, वायु का स्तर पृथ्वी को एक चादर की तरह ढके रहता है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायु का स्तर पृथ्वी को एक चादर की तरह ढके रहता है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सृष्टि के समय कुछ गैस पृथ्वी के आकर्षण से पृथ्वी के चारों ओर फैल जाता है। भूपृष्ठ से प्राय 10,000 किलोमीटर तक वायु का अस्तित्व होने के बावजूद 97 भाग जल ही है। वायु का अस्तित्व होने के बावजूद भी 97 भाग जल ही है। भूपृष्ठ से प्रथम 26 किलोमीटर के मध्य तक वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। 26 किलोमीटर के मध्य तक वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन जो है 100% में 78 है, ऑक्सीजन 100 में 26। इसके अलावा अन्य गैसें जो है आर्गन, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय वाष्प, ये सभी आपके वायुमंडल में मिले हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में समझ लिए। अब इसके बाद जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसके बारे में जानेंगे, जो कि दूसरा वायुमंडलीय स्तर है। देखिए, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर भूपृष्ठ से लगभग 50 किलोमीटर तक के स्तर को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं।
यहाँ वायु का परिमाण कम है। धूल कण जल कण की अनुपस्थिति के कारण यहाँ वायु बादल जैसी घटनाएं नहीं होती है। जेट प्लेन इसी शांत स्तर में चलते हैं। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर भूपृष्ठ से लगभग 80 किलोमीटर तक वायु का जो स्तर है उसे मेसोस्फीयर कहते हैं। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होने लगता है। इसके ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर है। मेसोस्फीयर के बारे में पढ़ना है हमें। मेसोस्फीयर में क्या बताया जा रहा है कि भूपृष्ठ से 80 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक के बीच 80 किलोमीटर के अंतराल में ये मेसोस्फीयर पड़ता है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होने लगता है। इसके ठीक ऊपर अब आ जाता है, इसमें कुछ बताया नहीं गया है खास, थर्मोस्फीयर। इसके ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर है। 300 किलोमीटर यहाँ मतलब यहाँ तक। यहाँ वायु का परिमाण लगभग नहीं के बराबर है। यहाँ वायु नहीं रहता है, इस कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यहाँ की वायु में आयन के कण पाए जाते हैं। थर्मोस्फीयर की वायु में क्या कण पाया जाता है? आयन की कण पाए जाते हैं, लोह की कण पाए जाती है। इसलिए इस स्तर को और एक नाम आयनोस्फीयर भी है। अब पूछा जाए कि किसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं, तो थर्मोस्फीयर को हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणों के कारण इस स्तर का तापमान 200 डिग्री से सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यह स्तर पर बेतार तरंगों को पुनः वापस पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे हम रेडियो सुन सकते हैं। अब यहाँ पर थर्मोस्फीयर में ही क्या है कि रेडियो की जो तरंगे होती है इसी स्तर के द्वारा हमारे पास भेज दी जाती है, जिससे हम आराम से देश विदेश की खबरें सुन पाते हैं। मनोरंजनपूर्ण कुछ भी कार्यक्रम हम सुन पाते हैं। इसके ऊपर थर्मोस्फीयर के ऊपर जो आता है इसको कहते हैं अंतिम एक्सोस्फीयर, जो कि सबसे ऊपर है धरती से। थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर, इसके बाद सीमाहीन महाकाश है। कृत्रिम उपग्रह महाकाश स्टेशन इस अंचल में उपस्थित रहते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र में क्या बतलाया जा रहा है कि एक्सोस्फीयर धरती के ठीक ऊपर लगभग आपका 1000 किलोमीटर के अंतर में है, और इसके ऊपर क्या है? महाकाश है, और यहाँ पर बादल, यहाँ पर पूरा अंधकार रहता है। और इस एक्सोस्फीयर में क्या है कि आपका कृत्रिम उपग्रह महाकाश स्टेशन यहीं से आपका स्थित रहता है। यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट, ये सारे इसी स्तर पर छोड़ दिया जाता है। तो अभी हम लोग जाने कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, सभी स्फीयर के बारे में जाने कि किस स्फीयर में क्या घटित होती है और क्या इसका स्तर होता है भूपृष्ठ से। अब आगे आते हैं, वायुमंडल के ना होने से क्या होता है। यदि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का स्तर ना होता तो दूसरे ग्रहों की तरह पृथ्वी पर भी जीव नहीं होता। सोच कर देखो, हवा के बिना पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि पृथ्वी में चारों तरफ वायु का स्तर नहीं होता तो दूसरे ग्रह की तरह पृथ्वी में भी जीवन गुजारना संभव नहीं हो पाता, और ना ही पेड़ पौधे यहाँ पर जीवित रहते हैं। दिन के समय पृथ्वी सूर्य के ताप से उत्पन्न होती है, और रात्रि के समय इस ताप को धीरे धीरे पुनः वापस भेज देती है। वायुमंडल के ना रहने से सूर्योदय के समय पृथ्वी अचानक अत्यधिक गर्म हो जाती और सूर्यास्त के समय अचानक अत्यधिक ठंडी। वायुमंडल पृथ्वी के लिए अनुकूल जीवनदायक तापमान को बनाए रखता है। ये जो 5 स्तर है, ये 5 स्तर के द्वारा ही हमें पृथ्वी में जीने लायक स्थिति में हम रह पाते हैं। अगर नहीं रहता है तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती और इससे ये पृथ्वी पूरा गर्म हो जाती गर्मी के दिन के समय, और रात के समय पूरा ठंड हो जाती, जिससे जीवन होना इसमें संभव नहीं हो पाता।
प्रतिदिन लगभग 10,000 करोड़ उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर भस्म हो जाते हैं और पृथ्वी को कोई हानि नहीं पहुंचती। वायुमंडल के महत्व के बारे में तुम और भी कुछ बातें सीख कर लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणों से भरा विश्व, महाविश्व में असंख्य ग्रह है। इसके बीच सुजला सुफला शस्य श्यामला पृथ्वी हमारी निवास भूमि है। पृथ्वी लेकिन चिरकाल से ऐसी नहीं थी। लगभग 500 करोड़ वर्ष पहले सृष्टि की शुरुआत के समय पृथ्वी एक ज्वलंत गैसीय पिंड थी। जल, स्थल, वायुमंडल कुछ भी नहीं था। करोड़ों वर्ष पहले धीरे धीरे ताप विकीकरण क्रमशः पृथ्वी ठंडी होती गई। इस समय कुछ गैस एवं जलीय वाष्प पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों ओर एकत्रित होने लगे। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ये वायु, जलीय गैस सब अपने पास खींच कर रखी है। लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया। पृथ्वी का बाहरी स्तर एक कठोर आवरण में परिवर्तित हो गया, लेकिन इस आवरण के अंदर पृथ्वी अब भी उत्पत्त 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 सेंटीग्रेड तक अवस्था में बची हुई थी। मतलब कि उसके ऊपर का आवरण तो कठोर हो गया है पृथ्वी का। कई करोड़ों मैंने 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो गया था। यहाँ पर बताया गया है पृथ्वी का बाहरी स्तर एक कठोर आवरण में परिवर्तित हो गया, लेकिन इस आवरण का अंदर पृथ्वी अब भी उत्पत्त 2000 डिग्री से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड अवस्था में बची हुई थी। माने इसमें अभी भी आग इतना तक था। सृष्टि से लेकर वर्तमान अवस्था तक ये हम समझ पा रहे हैं कि पृथ्वी पहले कैसा था। एक आग का गोला ही था जो बाद में धीरे धीरे ठंडा होकर उसके आवरण कठोर हुए और उसके बाद धीरे धीरे उसमें जीव, पेड़ पौधे आने लगे। अभी और जानते हैं इसके बारे में कि पृथ्वी के अंदर में क्या क्या अभी भी है, जो कि हम लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह से इस चित्र के द्वारा। यहाँ पर जैसे कि पृथ्वी के अब अंदर के बारे में जानते हैं। अब हम लोग तो बाहर के बारे में जान लिए, वायुमंडलीय स्तर। अब पृथ्वी के अंदर के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के अंदर जो है 1 2 3 4 स्तर में बांट दिया गया है। केंद्र मंडल जो कि एकदम पृथ्वी के केंद्र के स्तर को कहते हैं। गुरुमंडल केंद्र के ऊपर वाले भाग को ऑरेंज कलर का जो है। शिलामंडल ठीक उसके ऊपर। और भू परत मतलब जिस पर हम लोग रहते हैं। आइए सभी के बारे में अच्छी तरह से जानें। पृथ्वी का सबसे बाह्य पतले स्थल सख्त आवरण को भूपटल कहते हैं, भूपरत कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। मध्य का भाग को गुरुमंडल कहते हैं और सबसे भीतर का भाग को कोर कहलाता है। ठीक है, कोर माने केंद्र मंडल, मेंटल माने गुरुमंडल और शिलामंडल का नाम दिया हुआ नहीं है इसमें। हालांकि गुरुमंडल के ठीक ऊपर होता है और उसके सबसे ऊपर होता है भूपरत यानी क्रस्ट। भूपरत के चारों भागों को एक भाग ही स्थल है। यह स्थल भाग मूलतः शिलाओं और मिट्टी से बना हुआ है। ये देखिए अब आ गया शिलामंडल। शिलामंडल जो है शिलाओं माने पत्थरों से और मिट्टी से बना है, इसलिए इसे शिलामंडल कहते हैं। हजारों हजार वर्षों में शिला नष्ट होकर चूर्ण के रूप में मिट्टी परिवर्तित हो जाती है। इसको बनने में जो हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब ये नष्ट होकर मिट्टी के रूप में बदलते हैं। स्थल भाग के ऊपर उद्भिज प्राणी, मनुष्य सभी जीवन निर्भर करता है, जो कि स्थल माने भूपरत की बात कर रहा है। पृथ्वी की मिट्टी ही प्रमुख जीवनदायक तत्व है। मिट्टी से खाद ग्रहण कर पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधे के ऊपर प्राणी जगत निर्भर रहता है। शिलामंडल से हम अनेक आवश्यक धातु, खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, सोना, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम, मार्बल, जिप्सम इत्यादि प्राप्त करते हैं। शिलामंडल मतलब कौन सा मंडल? पीला रंग का जो है वो जो है आपका मिट्टी और शिलाओं से बना। इसी भाग में आपका खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मिट्टी के नीचे पाए जाने वाले पदार्थ जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैसों को हम जलावन के रूप में व्यवहार करते हैं। सृष्टि के निर्माण के अनेक वर्षों बाद पृथ्वी बाहर से ठंडी होने लगी। उस समय आकाश में उपस्थित जल वाष्प के विशाल भंडार ठंडा होकर वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगी। ये बता रहा है कैसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। हजारों वर्षों तक होने वाली बारिश से पृथ्वी पर सागर, महासागर बन गए। पृथ्वी के इस विशाल जल के भंडार को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल किसे कहते हैं? हजारों वर्षों तक, जैसे कि अब ठंडा हो रहा है तो वाष्पीभूत हुआ, वाष्पीभूत से फिर क्या हुआ? पानी बनकर बरसात होने लगा। और ये बहुत बरसात होते होते हजारों वर्षों की संख्या में
मतलब इसे लग गए और इससे सागर से महासागर बन गए और इस सागर महासागर से पृथ्वी में जलमंडल का निर्माण हो गया। इसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है। 3/4 मतलब आपका 4 भाग में 3 भाग आपका जल है। इसलिए महाकाश से देखने पर पृथ्वी झिलमिले नीले रंग की दिखती है। माने ऊपर से देखने पर महाकाश, जगत के अन्य किसी ग्रह पर इतने परिमाण में जल नहीं पाया जाता। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, पृथ्वी को कहते हैं। प्राय 30 करोड़ वर्ष पहले जल में ही पृथ्वी में प्रथम प्राण का अभिभव हुआ था। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का आविर्भाव जल में ही हुआ। कहा जा रहा है कि 30 करोड़ वर्ष पहले जल से ही जीव का निर्माण हुआ था। पृथ्वी को छोड़कर सौर जगत के किसी दूसरे ग्रह पर जल का अस्तित्व है। पृथ्वी के संपूर्ण जल का 97 डिग्री भाग समुद्र में है। बाकी 3% जो जल नदी, जलाशय, तालाब, हिमवाह और मिट्टी के नीचे जल के रूप में है। अब यहाँ पर 97% केवल जो है आपका समुद्र का ही पानी है और 3% आपका हम लोग जो नदी का पानी, जो जलाशय, तालाब, हिमवाह इत्यादि को बोल सकते हैं, जो पीने, खाने, बनाने के इस्तेमाल में करते हैं। इसीलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इधर उधर हमें नहीं इसे बहाना चाहिए। पानी बहुत धरती में कष्ट का एक कारण बन गया है, जिससे वो अगर हम ना इस पर ध्यान दें तो वही हमारे नष्ट का कारण बन जाएगी। हमारे प्रतिदिन के रोजमर्रा के कार्यों में जल की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, इस पर एक चार्ट तैयार करो। किसी पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे धूप पर रख दो। कुछ समय बाद देखो कि जल का परिमाण पहले जैसा ही है या कम हो गया। सूर्य के ताप से नदी, नाले, जलाशय, समुद्र का जल वाष्प बनकर वायु से मिल जाते हैं। जल वाष्प वायु से हल्की होती है, इसलिए जल वाष्प वायु युक्त वायु ऊपर की ओर ऊपर उठने लगती है। ऊपर के ठंडे वायु स्तर से मिलने पर जल वाष्प भी ठंडा होकर जल कणों से मिलकर बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अनेक जल कणों के एक साथ मिल जाने से जलकण बड़े जलकण में परिणत हो जाते हैं और ऊपर उठने पर वह जलकण ठंड के स्पर्श से आने से बर्फ कण में परिणित होता है। वायु से भारी हो जाने पर यह जलकण और अधिक वायु स्तर पर इकट्ठा नहीं रह पाते और बारिश या तुषारपात के रूप में पृथ्वी पर बरस जाते हैं। पानी कैसे बनता है, ये आपको बतलाया जा रहा है कि सूर्य के जब ताप से नदी, नाला, जलाशय, समुद्र वाष्प बनकर वायु में मिल जाता है और जल वाष्प वायु से भी हल्की होती है। फिर इसी जल वाष्प युक्त वायु पर जब ठंडा होने लगता है और उसी ठंड वायु से फिर क्या होता है, बादल बनकर और ज़्यादा भारी हो जाता है और इसको संभालने की शक्ति नहीं हो पाता है। जलकण वायुमंडल में जो कि बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जलकण एक साथ मिल जाने पर जलकण बड़े बड़े जलकण में परिणित हो जाता है और यही ठंड के स्पर्श में आने से बर्फ़ के कण में बदल जाते हैं। और बर्फ़ में ठंड के स्पर्श में आएंगे तो और क्या बन जाएंगे, बर्फ़ बन जाएंगे। वायु से भारी हो जाने पर ये क्या, जलकण बारिश में हो जाती है, बदल जाती है और अगर ठंड में और अगर संपर्क रहने से ये बर्फ़ बन जाता है, जिसे कभी कभी तुषारपात भी होने लग जाता है, बर्फ़ भरा बरसात। यह जल पुनः जाकर नदी, नालों, समुद्र में मिल जाता है, जहाँ से सूर्य के ताप से वाष्प बनकर फिर से वायु में मिल जाता है। ये जल चक्र होते रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जल कभी बादल, कभी वर्षा, कभी कठोर बर्फ, तुषार से परिवर्तित होकर आकाश और पृथ्वी के बीच क्रमागत एक चक्र में घूमता रहता है। इस चक्र के आवर्तन को जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। इस जल चक्र में पृथ्वी के जलकण कठोर, तरल एवं वाष्प तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जल चक्र में जो जल होते हैं वो 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, कठोर, तरल एवं वाष्प। कठोर का मतलब हो गया कि बर्फ, तरल का मतलब हो गया पानी और वाष्प का मतलब हो गया पानी का भाप बनकर ऊपर जाना। जल चक्र का निरीक्षण करो। एक बड़े कांच के पात्र में आधा से कम जल लो। इस पात्र के भीतर एक छोटी कटोरी को एकदम बीचों बीच इस प्रकार रखो ताकि पात्र जल में ना डूबे। पात्र का मुंह एक प्लास्टिक से अच्छी तरह से ढककर धागे से बांध दो। पात्र को
थोड़ी देर धूप में रखने के पश्चात देखो इसमें क्या क्या हलचल हो रही है। पात्र के भीतर घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं का कारण स्वयं सोच कर लिखने की चेष्टा करो।